अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि सुहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा वो कहाँ गायब हो गया। आपको ये भी बताएंगे कि मरीम नवाज साहिबा का दौरा काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में आ रहा है और अब कुछ लिस्टें इससे मुतालिक जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। इसके साथ साथ जी आपको बताएंगे शेर अफजल मरवत और इकरार साहब की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, वो काफ़ी संगीन भी हैं और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में भी हैं। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम की। सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम का शोर अभी तक थमा नहीं है और अब इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सुहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम आखिरी लिखा जिसमें कुछ वजाहत भी की, कुछ पीटीआई के लोगों के ऊपर तनकीद की और कुछ DGISPR की बात के ऊपर भी उनकी जो यानी तरदीद आई थी उसके ऊपर भी अपनी राय जो है वो पेश की तो चुका है। मज़े की बात यह है कि ये कॉलम कल छपा तो सही और आज ज़ाहिर अखबार में नज़र भी आ रहा है, जहाँ तो फिज़िकली अखबार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो तो अभी भी देख सकते हैं, लेकिन जंग अखबार की वेबसाइट से इस कॉलम को रिमूव कर दिया गया है। हैरत अंगेज़ तौर पर इसकी कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन अगरचे सुहेल वड़ाई साहब ने सुबह इसको ट्वीट भी किया और इस ट्वीट करने के बाद उन्होंने जब इसका लिंक साथ दिया हुआ था, उस लिंक पे अगर आप क्लिक करें तो ये कॉलम खुलता नहीं है, बल्कि ये कॉलम जो है उसकी जगह पूरी वेबसाइट का मेन पेज खुल जाता है। और अगर ये कॉलम आपके पास अखबार के ऊपर जो छप चुका है, चूँकि वो तो अब रिवर्स नहीं हो सकता, तो वहाँ तो ये मौजूद है, लेकिन वेबसाइट बहरहाल इसको नहीं अब शो कर रही, जिससे पता ये चल रहा है कि कुछ ना कुछ इसके बारे में फ़ैसला ऐसा ज़रूर हुआ है कि अब लिख तो दिया गया है लेकिन इसको हटा दिया जाए वेबसाइट के ऊपर। वैसे भी अब ज़्यादातर जो व्यूअरशिप है वो आपको पता है कि डिजिटल मीडिया के ऊपर ही जो चीज़ें अब अवेलेबल होती हैं लोग वहीं से पढ़ लेते हैं। अब अखबारात उस तरह से घरों में सर्कुलेशंस तो बड़ी कम रह गई हैं, तो वहाँ से इसको रिमूव कर दिया गया। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि या तो जंग इंतज़ामिया ने ख़ुद से ये समझा है कि अब इस बात को मज़ीद बढ़ाना नहीं चाहिए, या उनके ऊपर दबाव आया है कि इसको रिमूव कर दें और उन्होंने इसको रिमूव कर दिया है, क्योंकि इसके अलावा तो बज़ाहिर कोई वजह नज़र नहीं आती कि जब बाकी तमाम कॉलम्स खुलते हैं लिंक के साथ तो ये कॉलम क्यों नहीं खुल रहा। कल राना सनाउल्लाह साहब ने इस बारे में बड़ी मज़ेदार बात की थी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सुहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा वो उस वक्त तक तो ठीक था, वहाँ की हद तक बात ठीक थी, लेकिन जब उस कॉलम के ऊपर तबसरे, तज्जिए, व्लॉग्स होना शुरू हो गए, टॉक शोज़ में डिस्कशन शुरू हो गई, तो उसके बाद लगता है कि इदारे के लिए वो जो सूरत हाल थी वो अफोर्डेबल नहीं थी, इसीलिए उस कॉलम के ऊपर तजदीदी बयान भी जारी करना पड़ा। अब अगर इसके आप मतलब निकालें तो इस राना सनाउल्लाह साहब की बात के कई मतलब निकल सकते हैं। एक मतलब तो ये निकल सकता है कि राना सनाउल्लाह साहब DGISPR की बात से मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि DGISPR साहब ने तो ये कहा था कि कोई मुलाकात ही नहीं हुई, सारा कॉलम भी झूठा है, उसका मतन भी झूठा है, मन घड़त कहानी है वगैरह वगैरह। तो ये इसका मतलब है कि राना सनाउल्लाह साहब के नज़दीक सुहेल वड़ाई साहब दुरुस्त बात कर रहे हैं और DGISPR साहब की बात दुरुस्त नहीं है। एक तो इसका ये मतलब निकलता है। दूसरा इसका ये मतलब भी निकलता है कि असल में जैसे भी कॉलम लिखा गया उसके ऊपर उसी वक्त इसीलिए तरदीद नहीं की गई क्योंकि अंदाज़ा शायद नहीं था कि इसके ऊपर इस किस्म का रिएक्शन आएगा, लेकिन जब इसके ऊपर रिएक्शन आना शुरू हुआ PTI की तरफ से और मुख्तलिफ इसके ऊपर कॉलम्स के ऊपर बात हुई, व्लॉग्स हुए, सब चीज़ें हुई, तो फिर उसके ऊपर एक जो नैरेटिव बना उस नैरेटिव का वज़न नहीं उठाया गया और इस वजह से फिर उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि उस कॉलम में ख़ास तौर पर जो शैतान वाली बात थी, जो मुआफ़ी मांगने के मुतालबे थे, उसके ऊपर ये बात शुरू हो गई कि जनाब आप क्यों मुआफ़ी मंगवा रहे हैं, फिर अदालतों का सिस्टम क्या है। इसका मतलब तो यही है कि जनाब अदालतें कोई हैसियत नहीं रखती और ये सारे केसेस जो हैं ये सिर्फ सबक सिखाने के लिए बनाए गए हैं और असल मसला ये है कि किसी की अना की तस्कीन हो जाए, लिहाजा मुआफ़ी मांग ली जाए। तो जब इस तरह इसका सारा एक पहलू जो है वो डिस्कस होने लगा तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू हुई और ख़ास तौर पर जो शैतान वाली मिसाल थी उसके ऊपर भी सब ने काफ़ी तनकीद की और कुछ हलकों की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया बाकायदा कि ये मुनासिब मिसाल नहीं थी। तो उसके बाद लगता है कि इन तमाम चीज़ों को डिसोन करने के लिए ये तरदीद की गई। तो राना सनाउल्लाह साहब की बात से दूसरा मतलब जो है वो ये निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और तीसरी बात ये है कि राना सनाउल्लाह साहब इससे एक और बात भी शो कर रहे हैं, वो ये कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सुहेल वड़ाई साहब ने बातें लिखी थी वो ठीक थी और कहीं ना कहीं ये डिमांड मौजूद है कि मुआफ़ी वाली बात जो है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है अगर PTI की तरफ से ऐसा कोई जेस्चर दिया जाता।
अब मसला ये है कि इससे मुकम्मल इनकार तो शायद DGISPR भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो खुद ये मुतालबा रख चुके हुए हैं ऑलरेडी। ये इन्होंने, बल्कि मुझे याद है कि 2024 में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल हुआ था, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये तो उन्होंने अभी कल परसों भी जो बात की थी उसमें भी उन्होंने ये बात की कि माफ़ी भी मांगनी चाहिए और अदालतें भी अपने तौर पर इसके ऊपर जो भी फैसले हैं वो भी करें। तो ये माफ़ी वाला मामला जो है ये कोई नया मामला नहीं है कि जो पहली दफ़ा अचानक सुहेल वड़ाई साहब ने कोई आइडिया ब्रेक कर दिया है। ये बात तो बहुत पहले से चल रही है, और जब इवन ये वाक़या हुआ था उसके भी कुछ महीने बाद जब DGISPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बहुत से जो इदारे के अंदर के लोग थे जिनके मुलविस होने का शुबा था उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ वगैरह भी की थी, तो उस वक्त भी ये बात की थी कि जनाब ये माफ़ी मांगनी चाहिए नासिर को जिन्होंने ये सारा प्लान किया और वगैरह। तो ये माफ़ी की बात कोई पहली दफ़ा नहीं हुई, ये बहुत दफ़ा हो चुकी है और उस तरफ से भी आ चुकी है। उसके अलावा कई उनकी तरफ के जो सहाफ़ी हैं वो बहुत खुलेआम बता चुके हैं कि तो ये कोई नई कहानी नहीं है। लेकिन जिस तरह इस दफ़ा उसके ऊपर एक पूरा नैरेटिव बना, ऐसा लगा कि उसको दबाने के लिए जो है वो ये सारा तरदीद करके मामला किया गया। बहरहाल अब जो भी है जैसे भी है, लेकिन ये है कि फ़िलहाल इससे ये भी पता चलता है कि जंग जियो ग्रुप जो हमेशा बहुत ज़्यादा ये समझा जाता है कि जी सबसे बड़ा ग्रुप है, लीडिंग चैनल है, और ये भी कहा जाता है कि जी ये तो इवन इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी खड़ा हो जाता है, और ऐसे कई मौके आए भी। ये गलत बात नहीं है अगर कहा जाता है। मुशर्रफ साहब के दौर की बात हो या इवन जब हामिद मीर साहब के ऊपर अटैक हुआ था, ये मामलात हों और भी कई मौक़ों पर, तो इन्होंने काफ़ी स्टैंड भी लिया है और इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट भी स्टैंड लेते हुए नजर आए हैं। कई दफ़ा इनका चैनल कई महीने बंद रहे हैं, बहुत से एंकर्स जो हैं इनके ऑफ एयर होते रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रही हैं। लेकिन अब आज का जो हालात हैं उसके मुताबिक तो सूरत हाल ये कि चूँकि जंग जियो और इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ एक जैसे हैं, तो लिहाजा इनके दरमियान जो है वो एक अब हम आहंगी हमें नज़र आती है। बहरहाल यहाँ पे अब क्या कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बात ज़रूर है कि बहरहाल ये कॉलम जो है वो वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मरियम नवाज़ साहिबा का जो दौरा है उसके ऊपर भी काफ़ी बातचीत हो रही है। इस दौरे में एक लिस्ट आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, कोई 30 लोगों की लिस्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये सब लोग मरियम नवाज़ साहिबा के साथ जापान गए हैं, और इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल गैर मुतल्लिका अफराद हैं, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस दौरे के साथ, जिन्होंने कोई हुकूमती उमूर अंजाम नहीं देने थे, लेकिन फिर भी वो सैर व तफरीह करने के लिए साथ ही सरकारी दौरे के घूम फिर रहे हैं। इनमें ख़ुद इनके बहुत से रिलेटिव्स हैं, मरियम नवाज़ साहिबा की साहबजादियाँ, उनके दामाद, डार फैमिली के बहुत से लोग, फिर उसके बाद इनकी बहुत सारी मुलाजमाएँ भी साथ हैं, उनके भी नाम लिखे हुए हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, कुछ दोस्त अहबाब हैं, और कुछ जो हैं वो बाकी आपकी जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो भी हैं काफ़ी तादाद में। तो एक बहुत लंबी सी लिस्ट है जो 30 अफराद पर मुश्तमिल है। इस लिस्ट के ऊपर सभी अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि एक मुल्क जो कर्ज़ों में डूबा हुआ है, जहाँ पे लोगों के हालात क्या हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, और यहाँ जो आपके हुक्मरान हैं वो शाही अंदाज से बाहर सैर व तफरीह करने पूरा लाव लश्कर लेकर गए हुए हैं। तो इस के ऊपर एक वजाहत भी आज जारी हुई है, और ये बताया गया कि जी बाकी अरकान जो हैं वो अपने तौर पर प्राइवेट जहाज़ के थ्रू गए हैं, जबकि जो एयरफोर्स का जहाज़ है वो अलबत्ता मरियम नवाज़ साहिबा के लिए स्पेशली बुक करवाया गया था, और ये विफाक की तरफ से किया गया था। इस एयरफोर्स के जहाज़ के अंदर जो हैं वो ये चीफ सेक्रेटरी हैं, ये साथ गए हैं, इसके साथ साथ ये CSO हैं, इसके अलावा मिस्टर हनीफ जवाद हैं, अज़मा जाहिद हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, हसन नवाज़ हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, और इब्राहिम डार हैं, उसके अलावा जो है वो कुछ PSO हैं। ये तमाम लोग ऐसे हैं जो कि इस जहाज़ को की राइड इंजॉय कर रहे हैं, जबकि फ़्लाइट इंजॉय कर रहे हैं, जबकि बाकी जो अरकान हैं उनके बारे में ये वजाहत दी गई है कि जी वो प्राइवेटली गए हैं। लेकिन बहरहाल अब वो प्राइवेटली अगर गए भी हों तो बात वही है कि वहाँ पर ये सब होटलों में ठहरे हुए हैं, सब तफरीह भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये तमाम लोग आखिर क्यों सरकारी वफ्द के साथ घूम रहे हैं, और इस सारी सैर व तफरीह का जो ख़र्चा है वो कौन बर्दाश्त करेगा, वो तो टैक्स पेयर के ऊपर ही आएगा। तो ऐसे में जब इसके ऊपर तनकीद होती है तो फिर ये ऊपर से क्या करते हैं कि जी
मज़ीद उसको बढ़ाते हैं ख़र्चे को, और इश्तहार भी छापते हैं, हर दिन का इश्तहार छापते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कि जनाब कामयाब दौरा जारी और उसका इश्तहार। और कामयाब दौरे की हैसियत क्या है कि कोई मेन कोई आप कहें मिनिस्टर मिला हो मरीम नवाज़ साहिबा से, कोई नहीं मिला इन्हें, किसी ने आके रिसीव किया है, कोई सदर ने, वज़ीर आज़म ने, कोई किसी भी कोई मिनिस्टर जो कोई मेन वजारत रखता हो, नहीं, कोई किसी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के भी जो कोई आप कहें कि हुक्मरान जमात के कोई लोगों ने, किसी ने, कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इसकी क्या आउटकम्स हैं, कौन सी कोई मफाहमत की याददाश्तें तय हो गई हैं, कौन से कोई बिज़नेस के इन्होंने डील्स कर ली हैं, कौन सी कोई इन्वेस्टमेंट है जो जापान पंजाब में आके करने जा रहा है। तो आखिर आपने इससे हासिल क्या किया है? और ये जो इतना लाओ लश्कर आप लेके गए थे, अगर आप वाकई कोई यानी कोई बिज़नेस लेने गए थे, कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे वहाँ पे मुलाकातें करने, तो आप 2-4 जो रेलेवेंट लोग हैं उनके साथ जाते हैं, ना कि आप पूरा अपना टब्बर उठा के ले जाते हैं। तो ये वो एक आप समझ लें कि मेंटालिटी है, जिससे पता चलता है कि ये अपने आप को कोई शाही ख़ानदान समझते हैं, और ये समझते हैं कि हम इस तरीके से जो है वो सैर व तफरीह करें, अपना जाहो जलाल दिखाएं। अब आप सोचिए कि जिन मुल्कों में ये लोग जाते हैं वो कितने सादा लोग हैं, उनके तो इस तरह के टेंट्रम्स ही नहीं है जो इनके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो क्या इनके बारे में राय रखते होंगे कि ये कहाँ से जो पेंडू लोग हैं वो उठ के आ गए हैं, और इनको लग रहा है कि ये कोई पहली दफ़ा शहर की बत्तियां देखने आ गए हैं, या क्या इन लोगों की मेंटालिटी है। तो ये सब अगर आपने करना भी हो तो आप अपने पैसों पे करें भाई, अपने ख़ानदानी पैसे पे करें, क्योंकि रॉयल फैमिलीज़ अगर ऐसे करती हैं तो वो रॉयल फैमिलीज़ होती हैं, वो अपने जो पैसा होता है आबाई पैसा, उसके ऊपर ये सारी कर रही होती हैं अयाशी। ये तो नहीं है कि टैक्स पेयर के पैसों से जो है वो आप ये सैर व तफरीह कर रहे हो। तो ये जो दौरा है ये इस लिहाज से काफ़ी अब मुतनाज़ हो चुका है। आखिर में थोड़ी बात कर लेते हैं जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने और इकरारुल हसन साहब ने, इन लोगों ने ख़ास तौर पर एक महाज इस वक्त संभाला हुआ है सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर, जिसमें ये बारहा ये बातें कर रहे हैं कि जनाब पीटीआई के लोगों के ऊपर जो इनकी तनकीद है वो जायज़ है। और शेर अफजल मरवत साहब ने तो इवन अलीमा खान साहिबा के बेटों के हवाले से नया शोशा भी छोड़ा है कि जो बहुत से सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जिनमें वो नाम भी ले रहे हैं, नेमेसिस है, अड्याला की बिल्ली और बाबा कोडा और कुछ और इस तरह के अननोन से अकाउंट्स हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ये अकाउंट्स जो हैं ये बेसिकली जो अलीमा खान साहिबा के साहबजादे हैं वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। और जावेद चौधरी साहब ने भी इसी किस्म की गुफ्तगू की, और भी 2-3 लोगों का यही कहना है कि जी ये जो अकाउंट्स हैं और ये बहुत सख्त अकाउंट्स बातें कर रहे होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर, फ़ौज के ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे होते हैं। तो ये अकाउंट्स जो हैं जी ये अलीमा खान साहिबा के बेटे जो हैं वो चला रहे हैं। अब ये इतनी फजूल और बोंगी बात है कि मतलब इसके ऊपर बंदा अब क्या ही करे। यानी कि अगर आप ये बात कह रहे हैं तो फिर आप ये बताइए कि अब तो वो गिरफ्तार है ना 2-3 दिनों से, तो अभी तक ये अकाउंट्स तो एक्टिव हैं, ये अकाउंट्स तो अभी भी ट्वीट्स कर रहे हैं। तो आप ये ज़रा लॉजिकली बता दें कि फिर इन अकाउंट्स को अब कौन डील कर रहा है, अगर जो डील करने वाले लोग हैं वो तो अंदर जेल में बंद है। तो ये अजीब मज़हक़ा ख़ेज़ बात है। और फिर ये कि अगर हम एक लम्हे को मान भी लें कि कोई ऐसा इल्ज़ाम था, तो वो इल्ज़ाम हमें एफ़आईआर में तो नज़र नहीं आ रहा। एफ़आईआर में तो आपने 9 मई के ऊपर उन्हें मुलविस किया, वो भी जाके 2 साल के बाद। तो कैसे इस बातों को सच माना जाए? सिर्फ ये है, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बात की थी कि एक हरकत की और उसको अब जस्टिफाई करने के लिए उसकी तावीलें घड़ी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, जवाज़ उसके बनाए जा रहे हैं, ताकि किसी तरह भी ये बताया जाए कि जी बड़े हमने कोई सख्त और मतलूब किस्म के दहशत गर्द जो हैं वो पकड़ लिए हैं। लेकिन इससे हो क्या रहा है, इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है। शेर अफजल मरवत साहब तो पहले कोई नहीं थी, हर वक्त वो जब से अलहदा हुए थे पीटीआई से, यानी जब उन्हें निकाला गया था उससे पहले से ही उनकी हरकतें इसी तरह की थी। तो उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ उसने उनका और एक्सपोज ही किया, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उन्होंने हर वो बात कही, हर वो इल्ज़ाम लगाया पीटीआई के लोगों पर, इमरान खान की फैमिली पर, बहुत बेहुदा किस्म की गुफ्तगू की, उनके जो कारकुन हैं उनको टारगेट किया, लीडर्स को टारगेट किया। तो ये ज़ाहिर है कोई बंदा आपसे लॉयल हो वो तो इस तरह के हालात में इस तरह के काम नहीं करता। लेकिन इस सारी कहानी में इकरारुल हसन साहब भी पीछे नहीं हैं। इकरारुल हसन साहब जो हैं वो हमेशा अपने आप को बड़ा इस तरह से प्रेजेंट करते थे कि जैसे बड़े कोई सुलझे हुए, बड़े पढ़े लिखे और बड़े कोई मुनासिब किस्म के, बड़े सैयदजादे, और बहुत कोई अपने आप को वो इस तरह प्रेजेंट करते थे कि जैसे बहुत वो सच और उसूल की और खरी बात करते हैं।
लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने भी अपने आप को बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज किया है। इसलिए नहीं कि वो पीटीआई पर या इमरान खान पर तनकीद क्यों कर रहे हैं, ज़रूर करें, उनका हक है और हर किसी का हक है। ज़रूरी नहीं कि सारी दुनिया जो है वो इमरान खान को पसंद करे और तमाम के तमाम पाकिस्तानी इमरान खान के ही दीवाने हों, और अगर कोई नहीं दीवाना तो उसका मतलब हम ये कहें कि ये बंदा ठीक नहीं है। हर किसी की चॉइस हो सकती है, बिल्कुल बगैर वजह भी कोई किसी को डिसलाइक कर सकता है, इसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ उस बात पे होता है कि जब आप अपने आप को प्रेजेंट यूं कर रहे हो कि जी आप तो बड़ी इंसाफ की बात करें, लेकिन वहाँ पर आप ऐन मौके के ऊपर जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू करें कि जहाँ पर एक शख्स जो पहले ही मातूब हो, मजलूम हो, और आप उसको उसके ऊपर चढ़ाई किए चले जा रहे हो, तो वहाँ पर फिर आपकी जो नीयत है उसके ऊपर शक भी होता है। और फिर बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसके बाद वो काफ़ी घटियापन पे उतर गए। उन्होंने उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके बारे में काफ़ी फजूल बातें की। हालांकि इकरार हसन साहब के ऊपर जो तनकीद शुरू हुई तो उनकी बेगमात के ऊपर भी बात शुरू हुई, तो उसके ऊपर मैंने और बहुत से और दीगर सहाफ़ियों ने इस बात को कंडेम भी किया, और ख़ुद पीटीआई के बहुत से लोगों ने भी कंडेम किया कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे इनके मुख्तलिफ जो अननोन अकाउंट्स हैं उन्होंने बहुत घटिया किस्म की किरदार कुशी शुरू कर दी। उसके बाद वो तो चले अननोन अकाउंट्स हैं, उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। अगर वो कुछ गालम गलोच कर रहे हैं, कोई बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो वो तो अपने ऊपर कोई स्टेक ही नहीं रखते ना, तो उनका क्या है, वो गाली बकें या कोई कुछ भी कहें। लेकिन जब आप कोई स्टेक रखते होते हैं या आप कोई अपने आप को एक जानी मानी शख्सियत, मारूफ शख्सियत समझते हैं, और जाहिर है आप एक बड़े चैनल के ऊपर बहुत अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, तो आपके स्टेक्स अलग होते हैं। आप उन लोगों के लेवल पर आकर नहीं बात कर रहे होते कि जी अगर ये इस तरह बात कर रहे हैं तो जी हम भी इस तरह बात करेंगे। इस तरह नहीं होता। हमें भी बहुत से लोग बहुत घटिया बातें करते हैं, तो हम क्या जाके उनके लेवल पे जाके जवाब देना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा होगा ना। जाहिर है हमें अपना एक स्टैंडर्ड रखना है, उसके ऊपर बात करनी है। तनकीद हम भी करेंगे, लेकिन हम तनकीद इस तरह की नहीं करेंगे कि घटियापन पे उतर आएँ। लेकिन इकरारुल हसन साहब ने बहुत कुछ गैर मुनासिब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जो मैं यहाँ रिपीट भी नहीं करना चाहती। तो उसके बाद जो है वो मज़ीद जंग छिड़ गई, और उसके बाद फिर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि जिन सहाफ़ियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि भाई आप किस तरफ चल पड़े हैं, बस करें, तो उन्होंने उन सहाफ़ियों के ऊपर तनकीद शुरू कर दी, और उनके ऊपर भी उन्होंने अजीबोगरीब इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, और उनसे मुतालिक जो है उनकी बहुत सी और बातें, जो यानी आप पर्सनली जैसे लोग फ्रेंड्स आपस में कर लेते हैं, इस तरह की बातों के हवाले दे के आप शुरू कर देते हैं बातें, तो वो बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने ख़ुद को एक्सपोज किया, और पता चल गया कि ऊपर से जो आपने इतना रंग रोगन करके अपनी पर्सनैलिटी बनाई हुई है, अंदर से कितनी खोखली है, और आपकी जो सोच है वो कितनी सतही किस्म की निकली है कि आप तो कहीं पे भी किसी भी थड़ेबाज के लेवल पर जाके आप उसके साथ मुकाबला शुरू कर देंगे। तो मुझे तो बहुत मायूसी हुई इकरारुल हसन के इस पूरे शख्सियत के पहलू को देख कर, क्योंकि हम उनसे बेहतर एक्सपेक्ट करते थे कि जो पढ़े लिखे लोग आए हैं सहाफ़त से, इधर टीवी पे काम कर रहे हैं और अपने आप में ये बताते हैं कि जी हम तो बड़ा माशरती बुराइयों को बेनकाब करते हैं और बड़ी जान जोखों में डाल के ये सब करते हैं, तो वहाँ दूसरी तरफ आप इस लेवल पर चले जाएं और इस लेवल की जाके आप मतलब है कि अजीब सतही बातें करें, और अब ना सिर्फ ये कि किसी एक ऐसी जमात के ऊपर जो कि मुसलसल मार खा रही है, उसके लोग मर रहे हैं, उसका लीडर जिस तरह से अजियत में है, और फिर बातें तनकीद क्या कर रहे हैं, पुराने बयान निकाल के जी इमरान खान ऐसे कहते थे, इमरान खान ऐसे कहते थे। भाई ये कौन कह रहा है कि इमरान खान ऐसे नहीं कहते थे? इमरान खान ने 100 बातें ठीक की होंगी, 100 बातें गलत भी की होंगी, इसमें कौन सी ऐसी बात है? लेकिन असल चीज़ ये है कि वो उन चीज़ों से उन्होंने लर्न किया या नहीं किया। वक्त के साथ इंसान के ख्यालात बदलते भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आप एक ही डगर पे सोचते चले जाते हैं। बहुत सी चीज़ें आप एक्सपोज करते हैं दुनिया को, और फिर बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो आपकी ख्यालात भी बदलते हैं। तो इमरान खान साहब के कुछ ख्यालात बदले होंगे, शायद अभी भी इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो और बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो शायद मुनासिब ना हो, जिनके ऊपर बहुत तनकीद हो। बल्कि वो, मैं तो कहती हूँ, ये जो बेवकूफ़ लोग उनको जेल में रख के ये समझ रहे हैं कि उनकी मकबूलियत ख़त्म हो, उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उनको जेल से बाहर निकालें। वो बाहर निकलें, वो कोई बात करें, कोई एक्शन लें, कुछ करेंगे, कुछ सही बात करेंगे, कुछ गलत करेंगे, तो फिर कुछ उनकी मकबूलियत भी आप नीचे ला सकेंगे। जहाँ वो अंदर आपने जहाँ पे उन्हें रखा हुआ है, वो तो जितनी देर रहेंगे मकबूलियत तो इसी तरह बरकरार रहेगी। तो कहने का मतलब ये कि इमरान खान कोई गलती से मुबर्रा तो नहीं हो सकते। ज़ाहिर है उनकी स्टेटमेंट्स बहुत सच्चे भी हो सकते हैं,
बहुत से, लेकिन उनके बहुत से काम बेहतरीन हैं जो किसी और सियासतदान में ने नहीं किए हुए हैं, और जिन बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उन्होंने अपनी अब शो की हैं, प्रूफ की हैं। तो ऐसे में जब एक शख्स के साथ अगर जुल्म हो रहा है या उसको नाजायज़ किसी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में आके आप उसी के ऊपर अगर तनकीद करें तो ये लगेगा कि आप किसी एजेंडे के ऊपर हैं और आप शायद किसी मकसद के तहत ये सब कर रहे हैं। वरना ये तमाम चीज़ें हम भी करेंगे, हम भी संभाल रखेंगे कि जब कभी वक्त आएगा तो उस बातों पे तनकीद भी होगी। लेकिन फ़ुज़ूल के पुराने बयानात निकाल कर उसके ऊपर बिला वजह का एक रवैया ऐसा अपनाना कि अपने आप को इस तरह से एक्सपोज़ करना, ये बहुत ही मज़ाक़ ख़ेज़ था शुरू में, लेकिन अब मेरे ख़्याल से ये काफ़ी ज़्यादा घटियापन भी हो गया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।